बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 17 करेंगे रूटिंग एल्गोरिदम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट्स हैं इसके आपके एग्ज़ाम के हवाले से। बिल्डिंग रूटिंग टेबल्स। तो जब भी हम रूटिंग टेबल्स की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर रूटिंग टेबल बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। मैनुअल एंट्री यानी कि हम हाथ से बना लें, और दूसरा मेथड होता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब रूटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को कंप्यूट करने के भी दो ही तरीके होते हैं। एक होती है स्टैटिकल रूटिंग और दूसरा होता है डायनेमिक रूटिंग। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना कि टेबल बनाने के जो मेथड्स हैं वो दो हैं, या तो हम हाथ से बना लेंगे या फिर सॉफ्टवेयर से बना लेंगे, और फिर जो हमने उसकी इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर बना ली है उसको कंप्यूट करने के फर्दर दो मेथड्स हैं, एक स्टैटिक एंड दूसरा डायनेमिक। अब स्टैटिक के अंदर क्या होता है, सबसे पहला एमसीक्यूज तो ये है कि स्टैटिक इज़ डन एट बूट टाइम। स्टैटिक को हमेशा हम बूट टाइम पर करते हैं। इट इज़ सिंपल एंड हाउ नेटवर्क ओवरहेड। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। स्टैटिक रूटिंग में जो रास्ते होते हैं उनको हम फिक्स कर देते हैं। अगर कोई तार कट जाए तो डेटा आगे नहीं जाता, और यही वजह होती है कि ये बहुत लो नेटवर्क ओवरहेड रखते हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डायनेमिक रूटिंग। तो डायनेमिक रूटिंग क्या होती है? डायनेमिक रूटिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इसमें सॉफ्टवेयर खुद ब खुद रास्ते को अपडेट करता रहता है। अगर कोई एक रास्ता फेल भी हो जाए तो वो खुद ब खुद एक नया रास्ता ढूंढ लेता है। तो डायनेमिक हमारे पास क्या होती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। जैसे अब स्टैटिक्स में देखें, लोकल बस की तरह जो अपने ही रूट पर चलेगी। अगर आगे सड़क बंद है तो वहाँ पर वो क्या करेगी, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन अगर हम गूगल मैप के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर कहीं पर ट्रैफिक जाम आ जाती है या फिर हमारी जो सड़क होती है वो बंद होती है, तो वो क्या करता है, वो खुद ब खुद रास्ता बदलकर हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ एज अ ग्राफ। तो जब हमने स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट पाथ को, किसी भी ग्राफ के शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करना हो, तो हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसे हम डिकिस्ट्रा एल्गोरिदम कहते हैं। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल टर्म है। अब इसके साथ होता क्या है, हम सबसे छोटा रास्ता निकालने के लिए कंप्यूटर का पूरा जो नेटवर्क होता है उसका एक ग्राफ बना लेते हैं। फिर हमारे पास जो बहुत ज़्यादा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो मैथमेटिकल और हमारे पास कंप्यूटर साइंस का फार्मूला है डिकिस्ट्रा एल्गोरिदम, वो लगाते हैं। अब डिकिस्ट्रा एल्गोरिदम करता क्या है, ये हमें बताता है कि हर कंप्यूटर तक जाने का सबसे ज़्यादा छोटा और सबसे ज़्यादा तेज़ रास्ता कौन सा है। वहाँ से वो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट हब होती है उसकी मालूमात को इकट्ठा करता है और उसे फिर अपने रूटिंग रजिस्टर के अंदर रख लेता है। तो स्टूडेंट, ये जो एल्गोरिदम है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये सबसे पहले तो सबसे छोटा और सबसे तेज़ रास्ता ढूंढता है। जब वो रास्ते को ढूंढ लेता है तो एक्सट्रैक्ट करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट हब की इन्फॉर्मेशन, और फिर उसको रख लेता है अपनी किसके अंदर रख लेता है, उस पाथ को स्टोर कर लेता है। फिर जिस इन्फॉर्मेशन को वो लेता है उसको इंसर्ट करवा देता है अपने रूटिंग टेबल के अंदर। वेटेड ग्राफ, जैसे नाम से ही जाहिर है ये हमारे ग्राफ के वेट के अकॉर्डिंगली काम करेगा। किस तरह से, डिकिस्ट्रा एल्गोरिदम कैन अकोमोडेट वेट ऑन द एजिस इन ग्राफ। जो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपका है, डिकिस्ट्रा जो एल्गोरिदम होता है वो अकोमोडेट कर सकता है हमारी एजिस के वेट को ग्राफ के अंदर। अब हमारे पास जो वेटेड ग्राफ है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्राफ के अंदर हर रास्ते पर कोई ना कोई कीमत या कोई ना कोई वेट लगा होता है। अब वो कैसे हो सकता है, जैसे टाइम, हमारा डिस्टेंस या फिर हमारी कॉस्ट। तो एल्गोरिदम वो रास्ता चुनता है जिसका कुल वज़न सबसे ज़्यादा कम हो, यानी कि जिसका सबसे कम वेट हो। अब क्या होता है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी आ जाता है कि बाज़ औक़ात एक रास्ते में 3 हब्स आ जाते हैं और इसी रास्ते को हम ज़्यादा तेज़ और सस्ता समझ लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जिस तरह अगर हमारे पास फॉर द इंस्टेंस, जिस तरह हमारी फ़र्ज़ करें आपने आज लाहौर जाना है, एक सीधा रास्ता है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी कि 1 हब है। तो जाहिर सी बात है जब ट्रैफिक ज़्यादा है उस पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा रास्ता वो है जो 3-4 गलियों से मुड़ कर जाता है। अब देखने में उसके हब्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि जो ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, तो हम उस
गली को चुनेंगे ताकि हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच सकें। यानी कि हमारे पास जो कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जहां पर हमारे हब्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन वेट कम होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसे सिनेरियोज भी आ जाते हैं जहां पर हब तो कम है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है। अब फॉर द इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें, अब 2 से 6 तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम 3 के ज़रिए इससे मूव कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट 2 से ही मूव कर सकते हैं। अगर हम 3 के थ्रू मूव करें, यहाँ पर हम जाएंगे, फिर हम मूव करेंगे 6 पर। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही मूव कर जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको यही बताया गया है कि नोड 2 टू नोड 6 इज़ 2 and 3 and 3 to 6 एज पाथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वेट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्ट पाथ है ये हमें क्या पड़ता है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। तो यही हमने क्या किया, हम 2 से 3 पर मूव किए हैं और 3 से हम मूव कर गए हैं 6 पर। ये हमारे लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ है। ये वाला जब हम ड्रॉ करेंगे हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या होते हैं? डिस्टेंस मैट्रिक्स अब क्या होता है कि रास्ते पर हम जो भी वेट लगाते हैं वो किसी भी सूरत में हो सकता है। हम ये देखें कि किस तार पर डेटा को अगर हम सेंड करें तो हमारी कॉस्ट कम आती है, यानी कि पैसे कम लगते हैं, या किस तार पर अगर हम सेंड करें तो हमारा टाइम कम लगता है। अगर हम कहीं पर हर स्टॉप का जो हमारे पास हर हब का जो हमारे पास वज़न होता है 1 कर दें तो फिर क्या होगा, तो फिर वो रास्ता चुना जाएगा जिसमें सबसे कम आएंगे हमारे पास हब्स। लेकिन अगर हमारा जो वेट है टाइम या पैसों की शक्ल में है तो हो सकता है ज़्यादा स्टॉप्स वाले रास्ते को ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा सस्ता होने की वजह से चुन लिया जाए। तो अब आपने क्या याद रखना है कि इट कॉस्ट मे बी इन टाइम आर डॉलर आर हब काउंटिंग या फिर हब काउंटिंग में। लेकिन अगर हम वेट को 1 रख दें, बराबर रख दें 1 के, तो ये हमारी हब के लिहाज से तो शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन हो सकता है अगर हम डॉलर्स की बात कर रहे हों, यानी कि टाइम और पैसे की बात कर रहे हों, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका ज़्यादा बेस्ट हो जिसका वेट हमारे पास कम है लेकिन हब से ज़्यादा आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना वो गली की एग्जाम्पल, कि अगर हम गली से जाएं तो 3-4 गलियों से गुजरना पड़ेगा लेकिन हम पहुंच जल्दी जाएंगे, बजाय इसके कि हम एक लंबी सड़क से जाएं जो हमारे पास हमें देर से पहुंचाएगी और हमारा जाहिर सी बात है फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रूट कंप्यूटेशन। अब इससे पहले हम रियल लाइफ की एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी 2 फैमिलीज़ एक साथ किसी जगह पर विज़िट करने जा रही हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर तो क्या हुआ कि एक फ़ैमिली आपसे 1 घंटा पहले निकल आई। जब वो किसी स्टॉप पर जाते हैं तो वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि रास्ता बंद है। वो क्या करता है, उस गाड़ी का ड्राइवर वो आपकी गाड़ी के ड्राइवर को कॉल करता है कि आगे जो रास्ता है वो बंद है, ठीक है, और उसे ये कहता है कि आप अपना रूट चेंज कर लो। तो अब यहाँ से हमें क्या लॉजिक समझ आई? पहली लॉजिक कि हमारी जो दो टेबल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। किस तरह से? डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग के अंदर हर स्विच अपना रूट खुद बनाता है और फिर अपने साथ वाले पड़ोसी स्विचेस को बताता है कि भाई मेरे पास इन मंजिल का रास्ता मौजूद है। वो आपस में एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करते हैं। जब वो अपनी मालूमात शेयर करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे की जो टेबल्स होते हैं उनको अपडेट करते रहते हैं। अगर कोई तार या स्विच ख़राब हो जाए तो वो आपस में बात करके फौरी अपना टेबल तब्दील कर लेते हैं ताकि डेटा ख़राब ना हो जाए या फिर ख़राब रास्ते की तरफ ना चला जाए। इसकी इजी सी एग्जांपल ये भी है कि आप 2 बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं तो आप स्कूल में क्या करती हैं, हाफ़ बुक्स आपकी एक दोस्त ले जाती है और हाफ़ आप ले जाते हैं। तो इस तरह आपको वज़न भी कम उठाना पड़ता है और आपका बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी क्लासेस भी अटेंड कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी। वो गर्ल्स बहुत अच्छे से रिलेट करेंगी जो ये काम करती रही हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसकी रीडिंग को भी पढ़ लेते हैं। हर पैकेट स्विच अपना रूटिंग टेबल लोकली कंप्यूट करता है, फिर वो अपने नेबर्स को मैसेज करता है। ये पीरियोडिकली अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। अगर कोई लिंक या पैकेट स्विच फेल हो जाए तो नेटवर्क इस फेलियर को एडजस्ट कर लेता है। फिर पैकेट स्विच हार्डवेयर का हमारे पास फेलियर होता है
उससे बचने के लिए टेबल्स को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये होता है हमारे पास वेक्टर डिस्टेंस रूटिंग, वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिदम। अब ये हमारे पास एल्गोरिदम क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह है, बस थोड़ा सा हमारे पास चेंज है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर स्विच के पास अपना नेक्स्ट हब और फासले की मालूमात होती हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये मालूमात पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करता रहता है। जिस तरह प्लेन के अंदर उनके पास तमाम रूट्स होती हैं और वो अपनी जो उनके पास कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर पायलट अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं देता रहता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिदम काम करता है। और ये ब्रॉडकास्ट क्यों करता रहता है, ताकि अगर नेटवर्क में कोई तब्दीली आई है तो बाकी तमाम स्विच इस नई मालूमात की बुनियाद पर अपने टेबल्स को एडजस्ट कर लें। यानी अगर कोई मसला आ रहा है, जिस तरह हमारी प्लेन्स में भी होता है ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई इशू होता है तो वो कंट्रोल रूम उनको हदायत करता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा वेक्टर एल्गोरिदम काम करता है। वो पहले से ही जो ख़तरात होते हैं उनको भांप लेता है और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और फिर आपस में ही अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो उनके टेबल्स होते हैं, उनको एक्सचेंज कर लेते हैं वक्तन फ़वक्तन। लिंक स्टेट रूटिंग, बल्कि स्टूडेंट हमारी जो वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिदम होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी होती है। वो कुछ इस तरह से कि जब एक स्विच को अपने नेबरिंग टेबल से मैसेज मिलता है तो वो उसे चेक करता है कि क्या मेरे पड़ोसी की बताई हुई डेस्टिनेशन का एड्रेस मेरी करंट रास्ते से ज़्यादा छोटा है। अगर छोटा है तो वो अपने नेबर के बताए हुए नेक्स्ट हब को बना लेता है और टोटल जो फासला होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए अपने से लेकर अपने नेबर तक का फासला और नेबर से लेकर डेस्टिनेशन तक के फासले को आपस में जमा करके अपने टेबल के अंदर लिख लेता है। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है। क्या होता है कि सबसे पहले हम इसे इजीली समझते हैं कि कहीं पर कोई इशू आता है तो एक जो पड़ोसी होता है वो क्या करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए अब मैं छोटी सी क्या एग्ज़ाम्पल ऐड करूँ, यहाँ पर हम करते हैं कोशिश। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप हैं और ये है आपका जो नेबर यानी कि आपका पड़ोसी और ये है आपकी डेस्टिनेशन। अब क्या होगा, आपकी जो पड़ोसी था उसने देखा कि कहीं पर कोई इशू आ रहा है तो आपका जो नया मैसेज है उसे आपके पड़ोसी ने चेक किया। उसने आपको क्या दी, इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी किसी एंटिटी के अंदर या किसी टेबल के अंदर कुछ डेटा मिसिंग है या फिर कहीं पर मसला है। तो आपने ये इसने आपको मैसेज किया। अब आपने क्या किया, आपने अपने अंदर कैलकुलेशन की। आपने क्या कैलकुलेशन की क्या पड़ोसी की बताई हुई जो डेस्टिनेशन है मेरे मौजूदा रास्ते से ज़्यादा छोटी है। मिसाल के तौर पर आपने जाना था कुछ इस तरह से घूम कर, ठीक है, इस डेस्टिनेशन तक। लेकिन आपका जो पड़ोसी है ये वाला, उसने आपसे ये कहा कि आप इस तरह से जाओ, पहले आओ आप मेरे पास, मतलब मुझे अपना डेटा देने के बाद आप जाओ डेस्टिनेशन के पास। तो अब आपने फैसला करना है कि किसने मुझे ठीक बताया है। तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि मंजिल तक कौन ज़्यादा बेस्ट तरीके से पहुंचा रहा है। फिर आप टोटल फासले को कैलकुलेट करने के लिए पहले अपना और अपने पड़ोसी तक का फासला करेंगे। ये देखें, पहले आपने अपना, यहाँ पर देखें, इस नोड से यानी कि आपने खुद से कहाँ तक के फासले को कैलकुलेट किया, अपने नेक्स्ट नेबर के नोड तक। फिर आपने अपने नेबर के नोड से लेकर डेस्टिनेशन तक को कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास मेथड होता है वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिदम का। नेक्स्ट हमारे पास लिंक स्टेट रूटिंग है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो लिंक स्टेट रूटिंग होती है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। इसमें हर स्विच अपने नेबर को नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को बताता है कि मेरी फ़लाँ तार ठीक चल रही है और फ़लाँ बंद है। इसे हम कहते हैं लिंक स्टेट करना। हर स्विच के पास जब सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो अपने दिमाग में पूरे नेटवर्क का एक मुकम्मल ग्लोब बना लेता है। फिर अकेले बैठकर डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम लगाता है ताकि हर मंजिल का सबसे छोटा रास्ता निकाल सके। बिल्कुल इस तरह जैसे आप ये PIA की जो हमारे पास फ़्लाइट्स होती हैं वो एक वक्त पर काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स होती हैं। तो अब क्या होता है, कहीं पर कोई इशू आ रहा होता है या फिर
एक्सीडेंटली वो किसी और उन्हें पोर्ट पर लैंड करवाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि प्लेन के अंदर कोई इशू आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले अपनी तमाम फ़्लाइट्स को देखते हैं, उनके तमाम स्टेशन को अच्छे तरीके से देखते हैं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि एक ही वक्त में 2 फ़्लाइट्स एक ही एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएं और कोई इशू बन जाए। तो इसीलिए वो पूरी उनका जो स्केड्यूल होता है उसको देखते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको ऑपरेट करवाना है। तो लिंक स्टेट बिल्कुल इसी तरह करती है, कहीं पर मसला आता है तो पूरे नेटवर्क को बताती है। अब पूरा नेटवर्क सोचता है, फिर क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ को हमारी जो होती है टेबल को एलोकेट कर देता है। डिस्टेंस वेक्टर, अब हमने इसकी कंपैरिजन करनी है। डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग की अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके साथ हमारे जो फ़ायदे आते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। पैकेट स्विच अपडेट इट्स ओन रूटिंग टेबल फर्स्ट, तो जो पैकेट स्विच होता है वो खुद ब खुद अपने रूटिंग टेबल को क्या कर लेता है, अपडेट कर लेता है। इट इज़ यूज इन RIP, ये हमारे पास रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में यूज़ होता है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कि हमारा कौन सा जो रूट होता है वो RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में यूज़ होता है, तो वो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक स्टेट एल्गोरिदम। तो लिंक स्टेट एल्गोरिदम के हमारे पास क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहला तो ये कि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है, और स्विचेस इंडिपेंडेंटली अपनी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अब MCQs आपका ये आता है कि विच इज़ द एल्गोरिदम वेयर स्विचेस परफॉर्म इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन, तो कौन कर सकता है, लिंक स्टेट एल्गोरिदम। इट इज़ यूज्ड इन OSPF। स्टूडेंट अब ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास इसी तरह से लिंक स्टेट एल्गोरिदम एक ब्लॉक बना होगा। फॉर एग्जांपल मेरी ड्राइंग कोई ख़ास नहीं है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास टेबल बना होगा, यहाँ पर आपका लिखा होगा लिंक स्टेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिंक स्टेट लिखा होगा, और यहाँ पर आपका डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग आ जाता है। नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई एग्जांपल हो तो इसी तरह ऊपर से आपके पास जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिदम आ जाएगा और डिस्टेंस वेक्टर, तो इन चारों को मिलाकर इस तरह से आपके पास लिख दिया जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर आपके जो टेबल होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो लिख देंगे OSPF, इसी तरह RIP, और इसी तरह जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं वहाँ से कोई एक आध लाइन डाल देंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने हर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड टर्म को उसके सामने लिखना है और ठीक लिखना है, क्योंकि आपका ये जो बना होगा कॉलम ये ठीक नहीं होगा, इसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं होगी, आपने इसकी अरेंजमेंट को ठीक करना होता है। तो ये सिर्फ इतने से काम के आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इन तमाम चीज़ों को सिर्फ कंसेप्ट नहीं समझना होता बल्कि याद करना है। अब देखिए RIP किस में यूज़ होता है, डिस्टेंस वेक्टर में, और OSPF किस में यूज़ होता है, लिंक स्टेट एल्गोरिदम में। तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं। अब OSPF स्टैंड फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल वैन टेक्नोलॉजीज़। तो हमारे पास वैन टेक्नोलॉजी की जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहले आता है अपेरनेट। अपेरनेट क्या होता है, इट इज़ बिगन इन 1960, ये 1960 में बना था। इट वॉज फंडेड बाय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसे USA की एक एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी ने क्या किया था, फंड किया था। इट वॉज इन कोलैबोरेटेड ऑफ द करंट आइडियाज़ एल्गोरिदम एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। तो ये हमारी जो करंट होती हैं टेक्नोलॉजीज़ एंड एल्गोरिदम, उनके साथ क्या कर रहा है, इनक्यूबेटर एज अ इनक्यूबेटर यूज़ हो रहा था। इट वाज अर्ली स्टैंडर्ड फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग। ये MCQ इंपॉर्टेंट है कि एपरनेट किसके लिए एज अ स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था, तो ये स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग के लिए। इट बिगन फ्रॉम IUF विच इज़ ओरिजिनली CCI-T। तो ये IFU से ओरिजिनेटेड है, बिगन हुआ था, जो ओरिजिनली हमारे पास ओरिजिनेटेड है किससे, CCIT से। ये इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आपने इनको याद कर लेना है। इट प्रीडेट्स कंप्यूटर कनेक्शन विच आर यूज्ड फॉर टर्मिनल टाइम एंड शेयरिंग कनेक्शन। तो ये क्या करता है, ये हमारी प्रीडेट्स करता है कंप्यूटर कनेक्शंस को डैट आर यूज्ड, जो यूज़ हुए थे टर्मिनल के लिए या टाइम शेयरिंग के लिए। इंपॉर्टेंट MCQs है, याद रखना है कि एपरनेट किसके लिए यूज़ होता था, ये हमारे कंप्यूटर कनेक्शंस को क्या करने के लिए यूज़ होता था, प्रीडेट किस लिए, उसके टर्मिनल या फिर शेयरिंग कनेक्शन के लिए। फ्रेम रिलाई। अब ये जो हमारी फ्रेम रिलाइज होती हैं, ये हमारे पास एक सर्विस होती है,
एक ऐसी सर्विस जो टेलीफोन वाली कंपनियां या फिर टेलीकॉम कंपनीज हमें फ्राहम करती हैं। इसमें आपको कंपनी से एक बाकायदा कनेक्शन लेना पड़ता है कि मेरे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक एक प्राइवेट रास्ता बना दो ताकि मैं अपना डेटा महफूज तरीके से भेज सकूं। बिल्कुल आपके वाईफाई की तरह आपको एक पर्सनल एक जो वायर होती है वो अपने घर से जो PTCL ऑफिस होता है वहाँ तक लेकर आनी पड़ती है, या फिर जो भी उनका हब होता है आपके नियर, आपकी स्ट्रीट के नियर, वहाँ से आपको एक पर्सनल जो वायर होती है अपने घर तक लेकर आनी पड़ती है और पर्सनल डिवाइस के थ्रू आप अपने पूरे घर में इंटरनेट की एक्सेस को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट SMDS। अब SMDS क्या होते हैं? सबसे पहले स्विच्ड मल्टी मेगा बाइट डेटा सर्विस। तो ये भी हमारे पास एक टेलीकॉम सर्विस है। इट इज़ यूज टू कनेक्शन। ये हमारे पास लेस सर्विस है क्योंकि आजकल ना ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। एनी SMDS स्टेशन कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टू एनी स्टेशन सेम एज अ STM क्लाउड्स। तो STM स्टेशन बिल्कुल SMDS क्लाउड्स की तरह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं और इसकी जो टिपिकल रेंज होती है वो है 1.5 Mbps to 1000 Mbps। That is most important MCQs of this topic। कितनी रेंज होती है हमारे पास SMDS की? 1.5 Mbps to 1000 Mbps। ATM क्या होता है? यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ATM फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हमारे पास एब्रीवेशन है डैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ATM स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। इट वाज ओरिजिनेटेड एज अ सिंगल टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास सिंगल टेक्नोलॉजी के तौर पर आया था जो यूज़ होती थी वॉइस वीडियो डेटा के लिए यूज़ होती थी, और ये सबसे ज़्यादा लो जीटर को यूज़ करता था और इसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। इट वाज फिक्स्ड साइज, इसका साइज़ फिक्स्ड था। स्मॉल सेल थे, 48 ऑक्टेट्स डेटा था एंड 5 हेडर्स थे। इट आल्सो कनेक्ट मल्टीपल ATM स्विच इनटू नेटवर्क। तो बस इसका MCQ यही याद रखें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किसके लिए यूज़ होता था। तो ये यूज़ होता था हमारे वॉइस वीडियो एंड डेटा को क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।